नमस्कार। 79वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाओं के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। आज़ादी का ये पर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है, सामूहिक सिद्धियों का पर्व है। हर दिल में उमंग है जो देश की एकता को मजबूती दे रही है। देश का हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ एक ही गूंज है, एक ही जयकार है। प्राण से प्यारी मातृभूमि का जयगान है। इसी जयगान को बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। ये लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण रहा। देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए नए भारत के विकास का मंत्र देश के सामने रखा। इसी मंत्र पर, इसी संकल्प पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जश्न आजादी का उत्साह। देश भर में इसकी धूम रही। उनासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने सबसे लंबे भाषण में पीएम मोदी ने देश के बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में जश्न आज़ादी का जोर रहा। प्रधानमंत्री ने हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रमुखता से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता विकास की बेहद जरूरी शर्त है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 साल में देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की धमक दुनिया ने भी सुनी है। और ये दृश्य हैं देश के कोने कोने में किस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया गया। उत्साह जो है देश विदेश में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। किस तरह से भारत लगातार संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, किस तरह से नया भारत नई उड़ान भर रहा है, जो विकास की उड़ान है, आत्मनिर्भरता की उड़ान है। ये साफ तौर पर इन दृश्यों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के इस मिशन को जारी रखने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी उद्देश्य से अब सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति दे रही है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए घुसपैठियों के खतरे पर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का भी विषय है। ऐसे में उनकी सरकार गंभीरता से इसके निदान पर काम कर रही है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है।
दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत में मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विश्व पटल पर एक वजन के साथ अपनी बात रखने वाला भारत, प्रधानमंत्री के इन संबोधन के क्या कुछ मायने हैं, इसी पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अब तक का सबसे लंबा भाषण प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है, सबसे लंबा संबोधन कहा जा रहा है, करीब 103 मिनट का। किस तरह से विकसित भारत 2047 का एक सशक्त रोड मैप, एक साहसिक रोड मैप इसमें दिखाई देता है? मुझे सबसे पहले तो सबको स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र सोच के साथ और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। भारत आज जहां पर खड़ा है उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं, और पिछले कुछ समय में लगातार विशेष करके जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हैं वो ऑल टाइम लो जैसे हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की टिप्पणियां भारत पर कर रहे हैं, वो पता नहीं आजकल जैसे हमारे यहाँ वो सब्जी भाजी तोलते हैं ना कि एक आलू और चढ़ा दें, तो वैसे ही वो टैरिफ चढ़ाते हैं देशों को। लेकिन उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। और मुझे तो नहीं ध्यान में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से उसके थ्रेट्स का वो जवाब देता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, और उसका जो समाधान का रोड मैप है वो भी उनको पता है। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब एक बार गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने वाली थी, और किन्हीं वजहों से टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें और दूसरी प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो डील टूट गई। तो देश में एक माहौल बनाया गया कि देखो ये नरेंद्र मोदी की एक योजना थी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कहते थे, और वो फेल हो गई। आज हम जहां खड़े हैं वहां 6 सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम एनर्जी की तरफ हम आत्मनिर्भर बढ़ेंगे, जब हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, जो पारंपरिक एनर्जी की तरफ है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हम कर क्या रहे हैं वो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और मुझे लगता है कि उसको और डिटेल में दीपशिखा उस पर जरूर बात करेंगी। जो जीएसटी रिफॉर्म की बात की है उन्होंने, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसको जरा देखिए। भारत में किसी भी सरकार ने अपने किसी कानून के आधार पर कुछ जनता को उससे दिया हो, मुझे तो ध्यान में नहीं आता, कोई ध्यान में नहीं आता है। ठीक है, बजट के समय में टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाए, कुछ और हो जाए, बात अलग है। लेकिन जीएसटी रिफॉर्म जब आया तो जीएसटी पोर्टल से लेके बहुत सी मुश्किलें आई, फिर क्वार्टरली, मंथली रिव्यू, फाइलिंग, पता नहीं क्या क्या मुश्किल हुई, फिर कितने स्लैब होंगे अलग अलग, फिर कहा गया ये वाला लग्जरी है या नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि हमने रिव्यू किया, अब हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, और जो सोर्सेज से खबरें हैं कि 2 स्लैब होगा। इसका मतलब एक जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जहां हम दुनिया से लड़ रहे हैं, वहां हम अपने आप को आत्मनिर्भर करें, जिसमें इंडिजिनस डिफेंस से लेकर इंडिजिनस इकोनॉमिक चीजें तक है। और दूसरा, जहां हम घर में काम कर रहे हैं तो वहां जनता को क्या मिला। 8 साल बाद अगर जीएसटी हो गया तो उससे लाभ क्या हुआ। सरकारी खजाने में तो 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ वो जाता चला जा रहा, जनता को क्या मिला। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री किया, और अभी इनकम टैक्स का नया बिल आ गया। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ सुनना था देश की जनता को, वो देश की जनता ने सुना। दूसरे भी कई पहलू उस पर बात करेंगे, लेकिन इकोनॉमी में, आत्मनिर्भरता में, टेक्नोलॉजी में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका पूरा प्लान, रोड मैप वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।
बिल्कुल। दीपशिखा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे आत्मनिर्भरता को आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है, इसे पुनर्परिभाषित करना कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में इसका जो गूढ़ अर्थ है उसको बताया है और इसका क्या महत्व है। जिस तरह से त्रिपाठी जी ने भी बताया कि देश को हम क्या दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम किस तरह से क्या कुछ करके दिखा रहे हैं, किस तरह के मिसाल कायम कर रहे हैं, किस तरह से बताना चाहेंगे? रमा जी देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री के आज के भाषण को देखें तो दो मुख्य धाराएं इस भाषण से निकलती हैं। एक जो उन्होंने बात कही है आत्मनिर्भरता की, और आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री ने आज ही सिर्फ नहीं कही है, काफी समय से वो कहते आ रहे हैं। अगर आप मेक इन इंडिया देखें, आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस देखें जो कोविड के दौरान आई थी, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मास्क नहीं थे, पीपीपी किट्स नहीं थे, और हमने किस तरह से उसमें आत्मनिर्भरता को अचीव किया, हम कर पाए उसको उसी दौरान। दूसरी जो एक मुख्य बात प्रधानमंत्री के आज के भाषण से आई है कि ये बहुत समय से एक थोड़ा सा एक व्यू आ रहा था बहुत कि रिफॉर्म्स कहाँ हैं और रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे। तो आज का जो भाषण है वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म पुश दे रहा है। और आप देखें, जीएसटी की बात कहें, आप डीरेगुलेशन की बात कहें, और ये सारा ताना बाना इसलिए कि आम आदमी उनकी जिंदगी को किस तरह से और आसान बनाया जा सके, बिजनेस जो है, उद्योग जगत जो है, उनके लिए यहाँ पर बिजनेस करना कितना आसान किया जाए। और उसके साथ साथ ये सारे जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये सब जो बातें कही जा रही हैं, इनको इससे अर्थव्यवस्था को किस तरह से बूस्ट किया जाए, कि अर्थव्यवस्था जो प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा गोल सामने रखा है डेवलप्ड विकसित भारत का, उस दिशा में किस तरह से ये जो रिफॉर्म्स हैं ये उसको आगे ले जाएंगे। तो आज की जो स्पीच है, एक हमारी निर्भरता जो है वो दूसरे किसी भी देश जो है उस पर खत्म हो, हम आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम ऐसे हम रिफॉर्म्स ऐसे करें जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिले। ये रिफॉर्म्स की जो बात है इसमें तेजी भी दिखाई देती है। जिस तरह से जो खबरें आ भी रही हैं, केंद्र ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी भेजा है। जीएसटी रिफॉर्म्स ही हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ इसका असर होगा, किस तरह से इसे सरलीकरण किया गया है और कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रधानमंत्री ने डबल दिवाली की बात भी कही। जी, जीएसटी का अगर आप ढांचा देखें तो इस समय जो है, और 8 साल पहले ये स्ट्रक्चर आया था। 8 साल पहले जब जीएसटी को लाया गया था तो उसके पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। सेंटर के जो कर थे वो अलग थे, राज्यों में कर अलग थे। तो उस समय जीएसटी का जो प्रारूप निकल के आया, बहुत सारे स्टेट्स के सेंटर के करों को एक साथ करके जीएसटी को लाया गया, वन नेशन वन टैक्स। कि जो केरला में जिस सामान पे जो टैक्स का दर है वही जो है एक नॉर्थ ईस्ट के राज्य में भी वही दर जो है, वही टैक्स रेट जो है एक आम आदमी को देना होगा। उसे पता होता है कि वो कितना टैक्स दे रहा है, क्योंकि पहले के रजीम में जब वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, तो एक आम आदमी जब अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदता था तो उसे नहीं पता चलता था कि वो कर कितना दे रहा है उस वस्तु पर। तो जीएसटी के आने से ये जो है उसको पता चला। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ, उद्योग जगत के लिए भी हुआ, आम आदमी के लिए भी हुआ। लेकिन अब 8 साल हो गए हैं, हमने देखा है कि उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उसको और किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो आज जो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बड़ा इस पे अनाउंसमेंट किया है, और जिस तरह की बातचीत हो रही है और जो सामने आ रहा है कि जिस ढांचे के लिए केंद्र जो है वो सिफारिश कर रहा है, उसमें दो स्लैब स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि इस समय जो 4 रेट्स हैं उनमें से 12% के जो रेट है उसको हटा दिया जाए, 28% को भी हटा दिया जाए, और अधिकांश जो आम आदमी की जो कंजम्पशन की वस्तुएं हैं उनको 5% पे लाया जाए। और
जो हायर रेट है वो जो आम आदमी के कंजम्पशन के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो 18% पे जाएंगे, और उसके अलावा जो है एक 40% का रेट होगा जो सिन गुड्स के लिए होगा, जिनको हम कहते हैं जैसे तंबाकू से रिलेटेड जो भी गुड्स होते हैं। सरल लेकिन भाषा में ये अगर बात एक करें दीपशिखा जी, तो इससे क्या इससे जो वस्तुएं हैं वो आम आदमी के लिए सस्ती होंगी, या जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे व्यवसायी हैं जिन्हें दिक्कतें आती थी, इस सरलीकरण से उनको कितना बड़ा फायदा होगा? देखिए, जैसा कि मैं कह रही थी कि जो रेट स्ट्रक्चर जो है 4 रेट्स के बजाय अब 2 रेट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर्स के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए बहुत सारी जो वस्तुएं जो 5% पर आएंगी 12% से, तो वो तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली सस्ती होंगी ही। उसके अलावा जो बिजनेसेस थे उनके लिए बहुत समस्या होती थी, खास तौर से जो छोटे बिजनेसेस हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें समस्या हो जाती थी, अलग अलग प्रोसीजर्स को लेकर के समस्या हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरहॉल जो है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है आम आदमी और खास तौर से छोटे व्यवसायी जो हैं उनके लिए कितना आसान किया जाए देश में व्यवसाय करना, ये रिफॉर्म जो है उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, इन्हीं कदमों पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं 2047 के भारत के विकसित भारत के विजन की और उसके रोड मैप की। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की भी बात कही। क्या कुछ इसके मायने हैं, कितनी इसकी ज़रूरत है, और जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटनाक्रमों की बात करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये रमा जी की इस मसले पर जितनी हमें उम्मीद थी पिछले 10 वर्षों में वो नहीं हो पाया जी। 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पहली बार ये कहा था कि असम में घुसपैठियों की समस्या इतनी बड़ी है कि हमें नहीं सूझ रहा है कि हम इनसे कैसे निपटेंगे। उसके बाद से कई तरह के एक्ट बने, कई कानून बने, कई बार एनआरसी लाने की कोशिश हुई। असम का एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा डायरेक्ट किया, उसके बावजूद वो प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब जाकर पहली बार एक सरकार है जिसने कुछ हजार ही सही उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करके फिर से वापस भेजा है। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, क्या इस देश में क्या हर नागरिक की, हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी? क्या मतदाता सूची के बहाने जिस तरह से हंगामा खड़ा किया गया कि नहीं नहीं ये तो मुसलमानों को निकाल देने की कोशिश है, क्या ये जानबूझकर सीए से लेकर मतदाता सूची से लेकर एनआरसी की बात करने पर कोई बचाना चाहता है उनको? और क्या देश की आंतरिक सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो एक मिशन शुरू कर रहे हैं इसके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनल सिक्योरिटी को हमारे बहुत बड़ा थ्रेट है। जगह जगह सीमांत इलाकों से लेकर, सीमावर्ती इलाकों से लेकर देश के भीतर बड़े बड़े मेट्रोज में, छोटे शहरों में ये घुसपैठिए पहुंच गए हैं और वहां पर एक एक करके भारत की पहचान के कागज इकट्ठा कर रहे हैं। वो हमारे लिए, देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा ऐलान है। बस उम्मीद मैं ये करूंगा कि इस पर राजनीति न हो और देश की जो सुरक्षा के लिए खतरा है उनको पहचानने में और निकाल कर बाहर करने में सरकार की मदद हो सके। बिल्कुल, जो सुरक्षा के लिए तमाम कदम हैं उन पर भी प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला और साफ तौर पर एक संदेश ये भी दिया कि कोई ब्लैकमेल नहीं, कोई समझौता नहीं, किसी तरह का डर नहीं, देश के हितों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ अब नहीं होने दिया जाएगा। किस तरह से ये रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भी बहुत जरूरी कदम है? नहीं रमा जी, आपने मुझसे पूछा जी। देखिए, किसी भी देश के लिए, और मैं तो बार बार कहता हूं कि वो वक्त आ गया है जब भारत को एनआरसी की तरफ बढ़ना ही चाहिए। कोई भी सोवरिन कंट्री अगर अपने नागरिकों की पहचान नहीं कर पा रही, आप जरा सोचिए, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो रही, क्या इसके भी खिलाफ किसी को खड़ा होना चाहिए था? लेकिन लोग खड़े हो गए।
क्यों खड़े हो गए? क्योंकि इस देश के नागरिकों की पहचान ही नहीं है। और जब आप किसी नागरिक से कागज मांगते हैं तो आपको याद ही होगा, वो सेलिब्रिटी गैंग आ गया था, गिरोह आ गया था, पूरा ढपली गिरोह आ गया था, जो क्या कहता था, कागज नहीं दिखाएंगे। यानी जो बात देश के लोकतंत्र, संविधान और कानून के खिलाफ थी, उसको वो कहते थे और उसको बड़े गर्व से कहते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो मिशन है, इसमें एनआरसी को शामिल करना चाहिए, देश के हर नागरिक की पहचान होनी चाहिए, और जो अवैध तरीके से घुसकर आया है उसको निकाल कर बाहर करना चाहिए। इसमें जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने किया, हमें उस वक्त बहुत पीड़ा हुई, लेकिन हमारे नागरिक अगर अवैध तरीके से गए तो उनको वहां से भेजा गया। हम दूसरे देश के जो घुसपैठिए हैं उनको भी निकाल बाहर करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दीपशिखा जी, आपसे भी इसी संदर्भ में समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि विदेशी शर्तों पर किसी तरह की धमकियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसमें सेल्फ डिपेंडेंस का तमाम क्षेत्रों में एक बड़ा योगदान होता है, चाहे वो परमाणु क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो, और चाहे जब हम छोटे छोटे उद्योग धंधों की बात करते हैं, उन्हें वैश्विक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करते हैं, उनके उपयोग की बात करते हैं, और अपने जो उद्यमी हैं उनके विकास की बात करते हैं, उसको देखते हुए ये कितना अहम हो जाता है। और अपने आप में स्वदेशी का जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, रमा जी, पिछले, अगर आपको याद होगा, कुछ महीनों से जो है एक रेयर अर्थ मैग्नेट्स की खासी कमी हो गई थी। इससे हमारा जो ऑटोमोबाइल जो जगत है, ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं, वो काफी हद तक उनसे उनका प्रोडक्शन जो है वो हिट होने वाला था। इसने ये दर्शाया कि किस तरह से जब हम एक सप्लायर पर, एक देश के सप्लायर पर हम पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तो वो हमारी पूरी सप्लाई चेन, हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रधानमंत्री का आज का जो भाषण है वो इस नाते बहुत अहम है कि वो ये वापस ये जो मंत्र दिया था कोविड के दौरान कि आत्मनिर्भरता जो है, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है उद्योग जगत के लिए, ताकि हमारी जो निर्भरता है हमारी कमजोरी ना बन जाए। तो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, हमारा जो सामर्थ्य है, उसको बरकरार रखने के लिए हमें खुद ही ये सारे जो हमारी निर्भरता बढ़ गई है इंपोर्ट्स के ऊपर, आयात के ऊपर, उसको हमें कम करना होगा। हमें देखना होगा कि हम किस तरह से देश में ही उसके जो अपने सप्लायर सोर्स हैं उसको किस तरह से हम बनाएं, हम वो सप्लाई चेन्स बनाएं देश में, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो है, देश का उद्योग जगत जो है, वो आहत नहीं हो इस तरह के जो सप्लाई शॉक्स लगते हैं उनको। बिल्कुल। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने तमाम जो युवा हैं उनके लिए भी एक बड़ी घोषणा की है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, ये अपने आप में किस तरह की अनूठी पहल है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे देश के सामने है कि हमारे युवा जो कॉलेजेस से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से निकल रहे हैं, उनको किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जाए। तो ये जो योजना है कि ये इसलिए लाई गई, आपने देखा कि प्रधानमंत्री एक इंटर्नशिप योजना भी लाई गई, उसके साथ साथ ये रोजगार योजना भी लाई गई है। तो निजी क्षेत्र में आपको अगर पहली नौकरी मिलती है तो उसमें सरकार का सहयोग रहेगा। सरकार जो है प्रोविडेंट फंड के जरिए वो कंपनी जो आपको रोजगार दे रही है उसमें सहयोग करेगी। रोजगार की जो चुनौती है देश के सामने, खासतौर से जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उससे, और ऐसी आशंका है कि उससे रोजगार जो है वो काफी हद तक प्रभावित रहेगा। तो ये जो योजना है ये आज के युवा के लिए बहुत ही एक अहम योजना है। इसमें निजी क्षेत्र को वो एक पुश दिया जा रहा है, एक नज दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है
कि आप जो है नौकरियां दीजिए, आप ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा युवाओं को बड़ी नौकरी पे खुशखबरी रखिए, है हम उसमें सहयोग देंगे। युवाओं के लिए भी और तमाम क्षेत्रों की प्रधानमंत्री ने बात की है और इसी पर आपने हमारे साथ चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका दीपशिखा जी, और त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उस पर इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों के बता दें, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे, जोशीले दृश्य आप देख रहे थे स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को, जिन्होंने दोगुना कर दिया है। और 79वां स्वतंत्रता दिवस नई उम्मीदों के साथ, विकसित भारत के नए संकल्प के साथ, आत्मनिर्भरता के नए दृश्यों के साथ उम्मीदों को पूरा करे। इसी के साथ हम चर्चा में आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।